नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से 2024 की रणनीति को बनाया जाए। जिस प्रकार से जब भी कोई फ़िल्म बनाई जाती है तो उसकी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि कौन-कौन से सीक्वेंस, कौन-कौन से एक्शन एक्टिविटीज़ कब-कब होनी है। ऐसे ही तुम्हारी भी 2024 की फ़िल्म बननी है। तो ज़रूरी है कि इसकी स्क्रिप्ट बनाई जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें करंट अफेयर रेडी कैसे करना है, कहाँ से रेडी करना है, ऑप्शन कैसे रेडी करना है, इवन डेली डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग कैसे करनी है, पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्टों को रेडी कैसे करने हैं, ये बड़ा एक गंभीर विषय बन जाता है। तो इस पे पूरा एक ओवरव्यू लेंगे और फिर हम लोग इसको 4 से 5 वीडियो में थोड़े-थोड़े सिनॉप्सिस तरीके से करके हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो ज़रूरी है अगर हम ये देखें, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का 26 मई को है। 2024 में होने वाला है, तो अब आपके सामने अगर टाइमिंग देखा जाए तो 1 ही साल बचा है। अब इस 365 दिन में से ये मान के चलें कि आपके 30, 40, 50 दिन तो ऐसे निकल जाएँगे, कभी कहीं जाना हुआ, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती है जो मन नहीं करता पढ़ने का, या कोई ऐसी दुविधा में या समस्या में फँस जाते हैं जहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो यानी हम अगर कहें तो लगभग आपके पास 320 दिन बचे हैं। अब 320 दिन में तुम्हें तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास बेसिक अच्छा होना चाहिए। आपके पास एडवांस अच्छा होना चाहिए और आपके पास रिवीजन अच्छा होना चाहिए। ये 3 पिलर हैं जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप करके काम करना है। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग बात करें, तो इसकी कहानी को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे होने चाहिए, जिनको आप तैयारी करने से पहले जान लीजिएगा कि हमें किस-किस पर काम करना है। पहली ज़रूरी है कि यहाँ पर आप एग्ज़ाम को समझें कि एग्ज़ाम का सिनेरियो क्या है? एग्ज़ाम बनता कैसे है? एग्ज़ाम के अंतर्गत जो है किस प्रकार के चरण होते हैं? चरणों के साथ-साथ अगर देखा जाए तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जीएस फर्स्ट पेपर में सोसाइटी का रोल कितना है, ज्योग्राफी का रोल कितना है, हिस्ट्री का रोल कितना है? तो यानी हमें एग्ज़ाम को समझना पड़ेगा। कंपल्सरी पेपर में क्या होता है, ऐसे में कितने पेपर आते हैं, उसमें किस प्रकार से ऐसे पूछे जाते हैं, एथिक्स में क्या होता है, केस स्टडी कितने नंबर की आती है, या हमें इसे करना क्यों है? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको आपको आराम से इसके पीछे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। सेकंड कंडीशन आती है सिलेबस को समझने के लिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है कि सिलेबस को समझना। जब तक आप सिलेबस को बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं समझ पाएँगे, तब तक आप अपनी तैयारी को भी टू द पॉइंट नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए ज़रूरी है अपनी तैयारी को टू द पॉइंट करने के लिए सिलेबस को समझना। अब सिलेबस का मतलब ये नहीं कि 4 पेपर होते हैं, ऐसे का या 2 क्वेश्चन ऐसे के लिखने होते हैं, ये सिलेबस नहीं है, ये एक चरण है, स्टेप है। सिलेबस का मतलब ये रहा कि अगर हम जीएस 1 में हम लोग जा रहे हैं, तो जीएस 1 में सोसाइटी कितने नंबर की आ रही है? उस सोसाइटी को रेडी कहाँ से करना है? कितने उसके टॉपिक हैं? कितने उसके सब टॉपिक हैं? इन सबको हम सिलेबस में समझेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं पूरा इसको डिफाइन करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें करंट अफेयर। बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं जो उसको डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर रेडी करते हैं। लेकिन ये अगर आज के ट्रेंड को देखा जाए, यूपीएससी में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, स्टैटिक पार्ट के साथ हर प्रश्न जो है डायनामिक पार्ट से लिंक होके आ रहा है। अब उसको कैसे इकोनॉमिकल करंट अफेयर कैसे रेडी करें, ज्योग्राफिकल करंट अफेयर रेडी कैसे करें, या बाकी पॉलिटिकल करंट अफेयर रेडी कैसे करें, साइंस करंट अफेयर रेडी रेडी कैसे करें, ये बड़े बहुत सारे मिथ बन जाते हैं, इनको हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ऑप्शनल के बारे में कि ऑप्शनल बहुत ज़रूरी है। यहाँ से यूपीएससी में 3 ही पिलर होते हैं जहाँ से नंबर अच्छे जाते हैं। एक आपका एसए है, नंबर 2 आपका जीएस 4 एथिक्स है और नंबर 3 जो है हमारा ऑप्शनल है। यही आपको कहीं न कहीं सिलेक्शन से लेकर रैंक डिसाइड करते हुए जो आपको कैडर मिलेगा, वहाँ तक ये कहीं न कहीं ऑप्शनल अपना रोल अदा करता है। और लास्ट जो नंबर 5 पॉइंट है, इसको हम कह सकते हैं डेली आंसर राइटिंग। आपने कितना ज्ञान इकट्ठा करा है, आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो? उसे लिखने का तरीका क्या, क्योंकि एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाएगी, आपके पास ज्ञान नहीं जाएगा। उसमें कैसे आपका प्रश्न को लिखा गया है, उसका इंट्रो कैसे लिखा गया है, उसका मेन पार्ट कैसे लिखा गया है, आपका कंक्लूजन कैसे लिखा गया है, ये सबसे बड़ी भूमिका बन जाती है। तो ये सब पे डिस्कशन करेंगे वन बाय करके, पीआई को कैसे पढ़ेंगे ऐसे। तो पहले हम ये समझते हैं कि आपको देखा जाए तो क्या प्लान सेट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि अगर हम ये देखें, तो आपको अपने डेली बेसिस पर कम से कम 3-4 हिस्सों में अपने टाइम को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कभी भी अपने जीवन में टाइम टेबल मत बनाइएगा, ये दिमाग कभी किसी से बंधा नहीं है आज तक। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करिए, जो हमारे पास है उसका यूज़ कैसे करना है। तो आपको कम से कम अगर देखा जाए, लगभग अगर 320 दिन आपको पढ़ाई करनी है, 1 दिन में अगर 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो 3200 घंटे की आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो यानी ये कह सकता हूँ कि 3200 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, 3000 घंटे लगभग पढ़ना पड़ेगा, इसलिए 1 दिन में 10 घंटे आपको मानक मान के चल लेते हैं। तो उसके लिए अपने टाइमिंग को सबसे पहली जरूरत है कि आपको डेली बेसिस पर 2 घंटे करंट अफेयर को देने ही देने हैं। 2 घंटे तो करंट अफेयर को।
अभी कैसे देने हैं समझाएंगे उसके बारे में। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट चूज करना, एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। बहुत सारे बच्चे गलती है कर लेते, कभी 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कभी वो 6 पढ़ते हैं, कभी एक एक पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, माइंड है इसको कहीं ना कहीं ये बोरिंग में जाएगा, इसलिए इसको आकर्षित करने के लिए, इसको इंटरेस्टेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने टाइमिंग को टाइम जोन से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1 मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लो आप हिस्ट्री लेंगे तो यहाँ पे कोई और ले लो, तो यहाँ 2.5 घंटे उसको देना है पर डे, 2.5 घंटे यहाँ देना, तो यानी कितना हो गया 5 घंटे। 2 घंटे करंट अफेयर का पर डे हो गया है, और यहाँ पे 2 घंटे देना है रिवीजन का, जो सुबह से लेकर शाम तक तुम पढ़ रहे हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे पेपर सब्जेक्ट नंबर 1 हो 2 हो, यहाँ पर आपको रिवीजन पे भी 2 घंटे देने। कितना घंटे हो गया बोलेंगे सर यहाँ से 9 घंटे। अभी सोना नहीं है, अभी 1 घंटे जो अदर है, 1 घंटा 1.5 घंटा जितने तुम्हारे पास एनर्जी है उसको लगाइएगा आंसर राइटिंग में, PYQ में, कुछ एनालाइज करिएगा, कोई बॉडी, अपनी जो बॉडी है उसको इंप्रूवमेंट करिएगा, कुछ पर्सनैलिटी इंप्रूव करिएगा, कुछ इंटरव्यू देखिएगा। तो यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे पैरामीटर्स, कुछ थॉट्स वगैरह इकट्ठे करिए जो आंसर राइटिंग में काम आएंगे, जो आपके ऐसे राइटिंग में काम आएंगे। तो यहाँ आपको ये प्लान करना है पर डे, यानी कुल मिला के 10 से लेकर 11 घंटे की पढ़ाई अगर 1 साल तक नियमित तरीके से करते रहेंगे, मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया जो आपका ये टाइम टेबल शेड्यूल है, इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली के साथ 2024 का जो ईयर है वो आपका होगा, ये श्योर है। आगे बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। अभी मई चल रहा है, तो मई से लेकर आप जून जुलाई में क्या करें, डेली बेसिस पर करंट अफेयर तो मैगजीन न्यूज़पेपर 100% पढ़ें। बहुत सारे बच्चे उम्मीद करते होंगे हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं बताऊंगा कैसे करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर आपको ये पढ़ना है। उसके साथ इसमें यहाँ पे ऑप्शनल को रेडी करना है। बहुत सारे बच्चों ने अभी ऑप्शनल रेडी नहीं किया होगा, आई थिंक, मुझे लगता है। पहली बात तो चयन करना बड़ा मुसीबत का काम है, चयन हो जाए तो उसे पढ़ना मुसीबत का काम, इसलिए ऑप्शनल पर विशेष फोकस देना है यहाँ इस टाइमिंग में। उसके बाद इस मई जून में आपको 2 सब्जेक्ट रेडी कर रहे हैं, चाहे आप ज्योग्राफी हिस्ट्री को ले सकते हैं, चाहे पॉलिटी इकोनॉमी को, किसको भी ले सकते हैं। तो यानी 2 सब्जेक्ट यहाँ इस मई और जुलाई के महीने में डेली बेसिस पर ये करना है, करंट ऑप्शनल पढ़ना है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 पढ़ना। अब ये पढ़ना कहाँ से है ये नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ NCERT के साथ लिंक करके पढ़ना है। एडवांस को भी बुकों को लेके पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप NCERT को लेके, अब वो समय नहीं रहा 2024 वालों के लिए भी कि वो इस समय सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ते रहे 6 महीने तक, ऐसा नहीं कह सकते। यानी 2 से 2.5 महीने में NCERT को भी कैप्चर करना है, एडवांस बुक को भी कैप्चर करना है। तो यानी आपको NCERT से एडवांस बुक से कवर करनी है। ऐसी सब्जेक्ट 2 में जाएंगे तो इसको भी NCERT बुक से कवर करना है। यानी मैंने ये बताया कि मई से लेकर जुलाई के बीच में आप सिर्फ इतना करिएगा। इसके साथ क्या करना वो भी मैं बताऊंगा। जुलाई के बाद आता है अगस्त सितंबर। यहाँ भी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ अब यहाँ पे अगस्त से जो मंथली मैगजीन किसी एक को फॉलो कर लीजिए। मैं ये भी बताऊंगा कौन सी फॉलो करनी है, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि आप एक मैगजीन को यहाँ से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का 100% पार्ट जो होता है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन ईयर से ज़्यादा आता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ, इससे पहले न्यूज़पेपर बताया, लेकिन यहाँ मैंने मंथली मैगजीन को जोड़ दिया है। उसके साथ यहाँ ऑप्शनल को, अभी वहाँ पे 3 महीने में कंप्लीटली आपका रिवीजन नहीं हो पाया होगा, टेस्ट नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे ऑप्शनल को टाइमिंग देना है आपको पर डे। और जो सब्जेक्ट वहाँ 2, 3, 1, 2 थे, वहाँ पे अब वो पूरे करने के बाद 1, 3 और 4 ले लेना है। यानी अगर वहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी थे तो यहाँ पे पॉलिटी इकोनॉमी या कुछ और ले लेंगे, बट नेक्स्ट पॉइंट बेस में रिवीजन में यहाँ कन्वर्ट कर देंगे। जो आपने वहाँ 1, 2 रेडी किए हैं वो यहाँ रिवीजन में कन्वर्ट कर देंगे अगस्त सितंबर में। आगे चलेंगे अक्टूबर नवंबर के बीच में। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, साथ में मैगजीन को भी फॉलो करेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक अभी बचे हैं, जैसे जो 4 पिलर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पिलर हैं यूपीएससी में, वो 4 सब्जेक्ट हैं जो मैंने सब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3, 4 तक कवर करा दिए। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये 4 पिलर वहाँ रेडी कर लो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेंगे इसी से, जैसे इन्वायरमेंटल है, साइंस टेक्नोलॉजी है, आर्ट कल्चर है, ये आपको अक्टूबर नवंबर में रेडी करने हैं। और इनके साथ साथ जो पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट था, वो यहाँ रिविजन में डालना है। बात दिमाग में आ रही होगी, क्योंकि अगर हम एक बार पढ़ के भूल जाएंगे, लेकिन रिविजन में यहाँ कन्वर्ट करना है। तो ये रहा अक्टूबर नवंबर का। आगे जाएंगे दिसंबर जनवरी। यहाँ तुम्हें क्या करना है, डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर मैगजीन तो पढ़नी कंपलसरी है, लेकिन इसके साथ जो बाकी पार्ट बचा है, मेंस का सोसाइटी है, गवर्नेंस है, IR है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सब पे आप यहाँ दिसंबर जनवरी में रेडी कर लेंगे। इट मीन्स मतलब ये कह सकता हूँ कि जनवरी तक आप मेंस ओरिएंटेड रहेंगे, मेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब तुमने सारे सब्जेक्ट भी रेडी कर लिए हैं, साथ में आपने ऑप्शनल भी रेडी कर लिया है, साथ में आप रिवीजन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात आती है फरवरी से।
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पेपर है 26 मई को, तो यहाँ सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी का मतलब जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनको रिवीजन करेंगे, उसके आधार पर टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पीवाईक्यू लगाने का स्ट्रक्चर पहला रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप इसको पूरा गांठ बांध लीजिएगा कि तुम्हें इस तरह से पढ़ना ही पड़ेगा। रही बात मेंस आंसर राइटिंग की, बहुत सारे बच्चे देखा जाए बिगनर्स होते हैं। बिगनर्स का मतलब वो ये सोचते हैं कि मेरा एक सब्जेक्ट रेडी हुआ है, आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, वो सोचते हैं लास्ट में कर लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। जब प्रीलिम्स होता है उसके बाद में मेंस के बीच का जो गैप है वहाँ बहुत कम समय मिलता है, कम समय मिलता है। उस कम समय में आप रिवीजन कर पाएंगे, आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ऑप्शन रेडी कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रिवीजन ही कर पाएंगे। इसीलिए जो बिगनर है उनको भी पर डे बेसिस पर कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी चाहिए। इसके लिए मैं 28 मई के बाद एक बैच लेके आ रहा हूं, उसको फॉलो कर लीजिएगा। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, आंसर राइटिंग 50% रोल आंसर राइटिंग का, 50% नॉलेज का रोल है। जो एडवांस लेवल पर जिन्होंने एक प्रकार से सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ लिया है वो भी इसको इग्नोर ना माने, वो भी कम से कम डेली बेसिस पर 1 या 2 प्रश्न लिखने का अभ्यास करें। यानी ये मैं कह सकता हूं, जब तक आप 2 से लेकर 2500 प्रश्नों का अभ्यास नहीं कर लेंगे, आपको 2 से 3000 प्रश्नों का अभ्यास नहीं कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि एक आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग आपके अंदर नहीं आएगी। तीसरी बात अगर मैं आपसे बताना चाहूं तो यहां पर अगर हम देखें तो आपको ऐसे को भी इग्नोर नहीं करना है। 2024 के लिए आपको वीक में कम से कम एक ऐसे लिखना है। 52 वीक पढ़ेंगे, 52 ऐसे लिख देंगे। और जब लिखेंगे तो मैं इसके लिए भी आपके सामने कुछ एक एडवांस वर्जन ऐसे का लेके आने वाला हूं, जहां पर कुछ आपको दिमाग में लगभग 20 से 25 टॉपिक आपको मार्क करने हैं। और 20 से 25 टॉपिक मार्क करने का मतलब है कि एजुकेशनल, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर एंड देन बाकी सिक्योरिटी, इन सब पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स रेडी करेंगे कि प्रश्न यहाँ से आएगा तो आप उसी को लिखोगे। इसका मतलब ऐसे को भी यहाँ इग्नोर नहीं करना। तो ऐसा जब अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो सफलता है वो अंतिम पायदान पर पहुंच जाएंगी। लेकिन डेली बेसिस पर कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपको रेडी करनी चाहिए। जैसे करंट अफेयर डेली बेसिस पर करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स का मतलब ये रहा कि भैया तुम अगर किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ोगे तो उसने अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं, तुम्हारे हिसाब से नोट नहीं बनाए। लेकिन एग्जाम तुमको देना है, सफलता तुमको पानी है, आंसर तुमको लिखना है। तो अगर नोट्स तुम्हारे नहीं होंगे, इसलिए नोट्स खुद की होने बहुत जरूरी है, जो डेली बेसिस पर होने चाहिए। जीएस को आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है, एमसीक्यू डेली बेसिस पर लगाने हैं, रिवीजन डेली बेसिस पर करना है, टाइम मैनेजमेंट डेली बेसिस पर करना है, आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर करनी है। तो यानी कुछ ऐसे ये पैरामीटर्स हैं जो डेली बेसिस पर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा ओवरव्यू लेंगे, सिलेबस को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से आंसर राइटिंग करें। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से हम लोग ऐसे राइटिंग करें। तो ये क्रम चलता रहेगा। एक बार कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसी लगी। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि अब अपनी जो गति है उसको आप तेज कर दीजिएगा। 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने का प्रयास करें, 10 से 12 घंटे। संडे एक बार गैप ले सकते हैं। अगर आप इतना करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि 365 दिन में से लगभग 40 दिन अगर हम लोग निकाल भी दें तो 320 दिन लगभग अगर आप एक अप्रोक्स मान लेते हैं, तो अगर यहाँ 3200 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है, 3000 घंटे की। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, उस रील की दुनिया से, उस ऐसे भ्रम जाल की दुनिया से दूर हो जाना है। टू द पॉइंट पढ़ने वाली चीजों को दिमाग में रखना है। आप एक यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आपको सफलता प्राप्त करनी है। आपको किसी को आदर्श मानकर, किसी भी व्यक्ति को किसी भी मानकर अपनी सफलता को ध्यान रखना, आगे लेते हुए चलना है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अभी एनसीईआरटी का बैच नहीं लिया है, एनसीईआरटी बैच हम लोग 1 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। उस एनसीईआरटी बैच में हम लोग मिनिमम टाइम में 200 घंटे के अंतर्गत, ओनली 2 मंथ के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सारी एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। उसमें फिर हम ये क्वेश्चन को करने का तरीका भी जानेंगे, क्वेश्चन को करते हुए साथ चलेंगे, पीवाईक्यू भी साथ चलेंगे, और साथ में हम ये भी जान पाएंगे किस प्रकार से हम लोग एनसीईआरटी को सिलेबस के साथ इंटरलिंक कर लेते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं लिया है तो आप डायरेक्टली आप इस पे 9897540795 पर यहाँ पर व्हाट्सएप करने के बाद आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो पर कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट। अब कंटिन्यू क्लास आती रहेगी। एक बार सब चीज़ों को लेके, जैसे आंसर राइटिंग हम लोग लेके आते थे पहले, ऐसे राइटिंग लेके आते थे, एथिक्स लेके आते थे, एमसीक्यूज लेके आते थे, सारी चीज़ें अब लगातार अब रन होंगी कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।